बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आबिद नसीर आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप प्रॉपर्टी में फ़्रॉड से कैसे बच सकते हैं। उसके बारे में आपको बुनियादी चीज़ों के बारे में आगाह किया जाएगा। चंद नुकात आपको बताए जाएंगे कि जिससे आप अपने आप को प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या बेचते वक्त अपने आप को सेफ़ कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ये मुफीद मालूमात हर शख्स तक पहुंच सकें और वो इन चीज़ों से बच सकें। अभी आते हैं जी हम वीडियो के नए टॉपिक की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी में फ़्रॉड से बचना है, तो सबसे पहले तो ये जी कि आज हम उस प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जो विरासत मुंतकिल होती है। जब भी आपने किसी शख्स से कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो इन बुनियादी चीज़ों को अपने जहन में रखना है आपने लाजमी। बेशुमार लोगों के साथ प्रॉपर्टी में फ़्रॉड इसी वजह से होता है कि लाइल्मी, अवेयरनेस ना होना, नॉलेज ना होना। और हकीकत ये है कि शुरू में हमारे साथ भी कुछ ऐसे मसाइल पेश आए जब हम इस फील्ड में नए नए आए। तो जाहिर सी बात है, बंदा मार्केट में आकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है, हमें भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। कुछ ठग और नौसरबाज जो है हमें भी टकरे और शुरू में कुछ हम लोगों ने भी नुकसान उठाया। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी जो है ना वो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों से महफूज रह सकें। हमने मार्केट में जो कुछ सीखा वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले तो जब किसी शख्स से आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सबसे पहले आपने उससे फ्रेश फ़र्द जो है उसकी ज़मीन का, उसके प्लॉट का, मकान, घर या जो भी चीज़ है उसका फ्रेश फ़र्द आपने उससे डिमांड करना है। जब वो आपको फ्रेश फ़र्द मुहैया करता है तो उसके ज़रिए से आपको ये पता चल जाएगा कि आया इसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखा के कोई कर्जा तो नहीं लिया हुआ, या गिरवी रखा के कोई तबादले में कोई चीज़ तो नहीं किसी से ली हुई, उसकी जगह के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। तो जब भी आप वो फ़र्द उससे लेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा, क्योंकि पटवारी जो है वो उसके ऊपर नोट दे देता है, मेंशन कर देता है। और जब आपने उससे फ़र्द लेना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़र्द जो है वो स्टैंप और साइन शुदा हो पटवारी का, ब्लैंक फ़र्द ना हो कि जैसे अपने तौर पर किसी ने कोई पेपर बना के उसके ऊपर फिल करके आपको दे दे जो है ना। ठीक है, तो अगर कोई मसला हुआ तो वो उसके ऊपर आ जाएगा नोट और आपको पता चल जाएगा कि इसकी ज़मीन पे स्टे है या केवट ब्लॉक है या कोई भी मसला है जो है ना। तो उसके बाद आपने ये करना है कि उस फ़र्द को, उसमें जो खसराजात मौजूद हैं, जो खेवट मौजूद है, वो आपने मौके के साथ, जो बंदे ने आपको लोकेशन बताई है प्लाट की, घर की या किसी भी चीज़ की जो आप परचेज़ कर रहे हैं, आपने मौके के साथ उसे वेरीफाई करना है। आपने पटवारी को बताना है जी कि फ़लाँ जो है वो मौका हमें दिखाया गया है, तो चेक करें कि ये जो खसरा है ये उसी मौके का है या खसरा कहीं और का है। अमूमन ये होता है कि आपको बंदे ने जगह दिखाई कोई और, रजिस्ट्री 5 किलोमीटर आगे से जाके दे दी, उसी मौजे की रजिस्ट्री दे दी, तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है जो है ना। तो आपने पटवारी के लट्ठे में चेक करना है कि जो लोकेशन आपको, जो प्लाट का मौका आपको दिखाया गया है, क्या आया ये खसरा उसी जगह का है या ये खसरा किसी और जगह का है उस मौजे में। ठीक है, तो उसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये खसरा मौके का है या नहीं। और आप उससे वो अक्स भी डिमांड कर सकते हैं जगह का। वो अक्स बनवाएगा तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि यार। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप मौके पे जाके वहाँ के जो रिहायशी हैं, दाएं बाएं लोग रिहायश पजीर हैं, उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे किसकी ज़मीन है, यहाँ पे खसरा कौन सा लगता है। तो जो दाएं बाएं लोग रह रहे होते हैं उनको पता होता है, जो अरसे दराज से वहाँ पर रिहायश पजीर होते हैं, क्योंकि उनके जो ज़ाती मालकान हैं, जिनकी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेटली वो तो वाकिफ़ होते हैं कि यहाँ पे कौन से खसराजात लग रहे हैं जो है ना। तो ये चीज़ें क्लियर करने के बाद, जब ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि वाकई भाई फ़र्द जेन्युइन है, मौका भी जेन्युइन है, उस खसरे के ऐन मुताबिक है बिल्कुल ये जो उसने फ़र्द हमें मुहैया किया जिस शख्स ने, उसके बाद आपने किसी भी अर्जी नवीस के पास मुतलका तहसील में जाना है, जहाँ से आपने रजिस्ट्री करवानी है। वहाँ पर कोई अर्जी नवीस है या कोई वकील आपके जानने वाला है जो इन चीज़ों का एक्सपर्ट हो, आपने उससे रजिस्ट्री लिखवानी है। और एक चीज़ का बुनियादी तौर पे ख्याल रखना है आपने, जिसमें बेशुमार लोग ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, हम वो बहुत से लोगों को बताते भी हैं लेकिन उसके बावजूद लोग ये गलतियां करते हैं। ठीक है, जब आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है तो होता क्या है जी कि अभी फॉर एग्जांपल आपने किसी से 5 मरले का प्लॉट खरीदा है तो उसकी जो वैल्यू है वो 15 लाख रुपया मार्केट की, जबकि जो डीसी रेट है, जो सरकारी वैल्यू है उस जगह की, जो डिप्टी कमिश्नर का रेट, हर ज़िले हर तहसील के अंदर जो रेट लागू हुए हैं, जो 20, 30, 40 साल पुराने के रेट चल रहे हैं, और मार्केट वैल्यू और जो सरकारी वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो है ना। ठीक है, तो आपने 15 लाख रुपए की जगह खरीदी है और आपको पता चला जी कि डीसी रेट है 5 मरले का 2 लाख रुपया। अब लोग करते क्या हैं, लोग टैक्स से बचने के लिए, फीसों से बचने के लिए, खर्चे से बचने के लिए जो है ना, वो अपनी रजिस्ट्री के अंदर डीसी रेट लिखवाते हैं जो सरकारी रेट होता है। यानी 15 लाख की जगह लेके 2 लाख रुपया जो है वो मतलब लिखवाते हैं जनाब अपनी रजिस्ट्री में। अब होता क्या है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई धोखा हो गया, आपके ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई स्टे हो गया, कोई केस चलना शुरू हो गया, अगर तो बंदा ठीक हुआ, ट्रस्टेबल बंदा हुआ, फिर तो ठीक है, वो हो सकता है आपको पूरे पैसे वापस कर दे।
लेकिन अगर कोई जालसाज हुआ, कोई फेक आदमी हुआ, कोई ठग हुआ, तो वो क्या करेगा जी, वो कहेगा जी आपने तो, मैं तो रजिस्ट्री के मुताबिक आपको पैसे दूंगा जो रजिस्ट्री में आपने लिखवाए हुए हैं। उसके लिए आप केस लड़ेंगे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा कि आपने स्टाम्प किया है 15 लाख रुपए का, जबकि आपने जो उसमें लिखवाया है, रजिस्ट्री के अंदर लिखवाया है, वो आपने जनाब 2 लाख रुपए लिखवाया है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चंद पैसों के, चंद हज़ार रुपये बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए वही मालियत लिखवाएं जिस मालियत का आपने जो है वो मतलब प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जब आपकी रजिस्ट्री हो गई, तो रजिस्ट्री होने के बाद सबसे पहला काम आप ये करें कि रजिस्ट्री जब आपको मिलती है तो फिल फॉर अपना इंतकाल अंदराज करें। अमूमन ये देखा गया है लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं 5-5 साल 10 साल, कई साल तक वो इंतकाल ही अंदराज नहीं कराते। अगर किसी नौसेबाज ने आपको प्रॉपर्टी बेची है तो वो क्या करेगा कि जनाब वो पता करेगा पटवारी से बिल मिलाप करके वो उसका नया फर्ज जारी करा के आगे किसी और को भेज देगा। तो फिर आप लोग वो अदालतों को चक्कर लगाते रहेंगे ना, 10 साल वो प्रूफ होगा, जब तक साबित होता है तो लाखों रुपये आप लगा चुके होंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। और दूसरी बुनियादी चीज़, रजिस्ट्री करवाते वक्त ये चीज़ जहन में रखें कि आपके गवाह जो हैं वो आपके काबिल एतमाद लोग होने चाहिए। ये नहीं है कि बस जिस तरह वो अदालतों में होता है और तहसीलों में होता है, पकड़ दकड़ के जनाब किसी को गवाह को बीच में डाल देते हैं। एक गवाह आपकी तरफ से होना चाहिए, एक गवाह जो है वो मतलब होना चाहिए मालिक प्लाट की तरफ से जो प्लाट बेच रहा है। रिलायबल गवाह होने चाहिए जो कल के अगर अदालत में केस चलता है या केस अदालत में जाता है ज़मीन के हवाले से, तो वो आपके साथ चलने वाले हों। ठीक है, उसमें उनकी वेरिफिकेशन होती है गवाहों की तहसील के अंदर बाकायदा जो है ना। ठीक है, उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद पता चल जाता है कि ये फेक गवाह हैं, इनके आईडी कार्ड ओरिजिनल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये है कि आप प्रॉपर्टी में फ्रॉड से महफूज रह सकते हैं। और जब भी आप रजिस्ट्री वसूल करें, रजिस्ट्री वसूल करने के बाद जो है वो आपने ये करना है कि रजिस्ट्री वसूल करने के बाद जब आप इंतकाल अंदराज कराना है तो कभी भी पटवारी से सिर्फ इंतकाल नंबर ना लें। अमूमन ये होता है पटवारी आपको इंतकाल नंबर लिख के दे देते हैं कि भाई ये आपका इंतकाल नंबर है, आपको पता ही नहीं है उसने इंतकाल अंदराज किया भी है, ये अपने पास से 4 पैसे लेके, हो सकता है वो मालिक के साथ मिला हो, आपको फेक इंतकाल नंबर दे दिया हो। तो पटवारी से जो है वो आप रिकॉर्ड फर्द डिमांड करें। रिकॉर्ड फर्द डिमांड इसलिए करें कि जब आपकी रजिस्ट्री आपने उसको मुहैया की है, रजिस्ट्री की कापी, और दूसरी चीज़ की ओरिजिनल रजिस्ट्री आपने कभी भी पटवारी को नहीं देनी, आपने पटवारी को कॉपी मुहैया करनी है। ओरिजिनल रजिस्ट्री आप साथ ले जाएं, इसको दिखा दें कि रजिस्ट्री हमें मिल चुकी है, कॉपी आप उसको मुहैया करें। जब वो इंतकाल आपका अंदराज कर दे तो उसे कहें जी कि हमें पटवारी की जो स्टैंप के साथ और साइन के साथ रिकॉर्ड फॉर्म मुहैया करें ताकि हम ये श्योर हो जाएं कि हमारा इंतकाल अंदराज हो चुका है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। रजिस्ट्री करवाते वक्त भी कुछ बुनियादी चीज़ें और भी हैं। हदूद अरबा आपने लिखवाना है, लोकेशन के हिसाब से मालियत आपने लिखवानी है, गवाह आपने रिलायबल जो है वो नोट करवाने हैं उसमें, ताकि आपको इस तरह का कोई मसला पेश ना आ सके। अमूमन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, इस तरह के मसले इसी वजह से पेश आते हैं कि लोगों लाइल्मी की वजह से लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, आगाही नहीं होती, नॉलेज नहीं होता प्रॉपर्टी से मुतल्लिक। तो बाकी अगर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल होता है, किसी भी आपको कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो जो हमारे इल्म में है हम आपको इंशाअल्लाह ज़रूर आगाह करेंगे। उसमें यह है कि आप हमसे अगर सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में आप जो है वो हमें सवाल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप हमसे जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। और पिछली वीडियो में भी हमने रजिस्ट्री और इंतकाल के मुतल्लिक बताया था, तो अगर आप हमारी वो वीडियो आपने नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्री और इंतकाल क्या है, बेसिकली दोनों के फ़वाइद क्या हैं और रजिस्ट्री और इंतकाल करवाना क्यों ज़रूरी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।